नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है NIOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजेंसी का उदाहरण, किस तरह की एजेंसी का उदाहरण है? तो यहां पर अगर हम NIOS की बात करते हैं तो NIOS का मतलब हुआ हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसे हम NIOS कहते हैं। और ये ओपन स्कूलिंग का यानी मुक्त विद्यालय का, तो ये हमारे पास राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। और ये एक अनौपचारिक, ये एक नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक हमारे पास संस्था है जो ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग के लिए हमारे पास काम करती है। किसके लिए? 10th और 12th के लिए। 10th और 12th जो हमें देखने को मिलता है, या फिर हम कहें जैसे मैट्रिक और इंटर कहते थे पहले, उसके लिए ये हमारे पास स्कूलिंग जो है सर्टिफिकेशन करती है और उसके लिए एक नॉन फॉर्मल संस्था हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What are the family and community resources that children can draw upon collectively called? ऐसे परिवार और सामुदायिक संस्थान क्या हैं जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? तो जब बच्चे फैमिली और कम्युनिटी रिसोर्सेज को देखते हैं, पारिवारिक और सामुदायिक संसाधनों को देखते हैं, तो ऐसे संसाधनों को कहा जाता है सोशल कैपिटल। इन्हें सामाजिक पूंजी कहा जाता है। और ये हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये बच्चे को इजीली अवेलेबल होते हैं कंटेक्स्ट के रूप में, संदर्भ के रूप में। और बच्चा इसमें भाषा हो गया या फिर अलग अलग तरह के EVS के हम देखेंगे, या साइंस के SST के कंटेक्स्ट हो गए, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, या फिर हम विज्ञान के संदर्भ देखेंगे, गणितीय संदर्भ हो गए, जैसे क्रय विक्रय हो गया। तो उसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा बहुत आसानी से संदर्भों को ढूंढ पाता है। कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द लर्निंग कैन बी वेरी इजी ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिसोर्सेज। इसीलिए इन्हें हम अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यचर्या में, अपने मेथड में, अपने पेडागोजी में इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तर यहां पे हमें देखने को मिलेगा चौथा, सोशल कैपिटल। अब यहां पे बात करें हम मेंबरशिप कैपिटल, सदस्यता पूंजी, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं? ये वो पीयर या MK होते हैं, साथी होते हैं, या फिर ये स्कैफोल्डिंग होती है, सोशल स्कैफोल्डिंग, सामाजिक जो हमारे पास सहायता मिलती है जो बच्चे को मिलती है, उसे हम मेंबरशिप कैपिटल कहते हैं, उसे हम सदस्यता पूंजी कहते हैं। स्ट्रक्चरल कैपिटल क्या होता है? जो हम संसाधन बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं, चाहे हम उसको करिकुलर संसाधन कहें, टीचिंग एड्स कहें, या इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, ये जो बच्चे को हम उपलब्ध करवाते हैं इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल कैपिटल। वहीं पर फिस्कल कैपिटल क्या होता है? राजकोषीय पूंजी क्या होती है? जो सरकार शिक्षा में निवेश करती है। सरकार जितना शिक्षा में निवेश करती है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसकी अनुशंसा करती है सरकार, भारतीय सरकार लगभग 6% तक अपने शिक्षा में निवेश करे। तो इस निवेश को, ये जो पूंजी सरकार निवेश करती है, इसे हम कहते हैं राजकोषीय पूंजी, इसे फिस्कल कैपिटल कहा जाता है। तो उत्तर यहां हमें चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What are the ways to engage students in problem solving strategies and extend their thinking? समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? यानी यहां पे सोच को हम चिंतन के रूप में देखें, उनकी चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहां हमें देखने को मिलता है कि टॉकिंग टू फ्रेंड नाइसली, नाइसली का यहां पर कोई संदर्भ नहीं है, अच्छे से बात करने का संदर्भ नहीं है। यहां संदर्भित बात होनी चाहिए, किसी मुद्दे पे परिचर्चा होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। गिविंग देम एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क कक्षेतर कार्य हम कहें या गृह कार्य कहें, यह भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं था। एड्रेसिंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, बार बार प्रश्न को संबोधित करना, यह कथन हमारे पास ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हम अवधारणा गठन की बात करें, पूछताछ करें और व्याख्याओं का उपयोग करें। हम सिनेक्टिक्स कहते हैं, हम जो किसी और ने व्याख्या कर रखी है उसका उपयोग करके हम चर्चा करते हैं, उसको सिनेक्टिक्स कहते हैं। हम दूसरों की व्याख्याओं का उपयोग करना, या जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए श्रव्य चीजें हैं, दूसरों ने जो बात कही उसको हम चर्चा करेंगे, तो ये है। अब ये जो क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन है, इसी को हम इंक्वायरी कहते हैं। ये हमारे पास इंक्वायरी है, इसी को हम कहते हैं कि ये पूछताछ या परीक्षा होती है। बार बार प्रश्न करना ही पूछताछ या फिर इसे हम परीक्षा भी कहते हैं।
तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास सेकंड ऑप्शन सम्मिलित है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में ये सम्मिलित है, तो इसीलिए हम आंसर किसको लगा के आएंगे, फर्स्ट को, क्योंकि इसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन की भी बात की गई है, इसमें अवधारणा गठन की भी बात की गई है और दूसरों के व्याख्यानों का हम उपयोग भी करेंगे, आपस में चर्चा करके, साथ साथ इंक्वायरी तो रहेगी, प्रश्नों को बार बार पूछना, उनको बार बार संबोधित करना, यह भी सम्मिलित रहेगा हमारे पास, तो इसीलिए उत्तर यहां पहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What type of reasoning is characterized by moving from the general to particular? General to particular के लिए जाना है हमें, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने के लिए हम कौन सी चीज देखते हैं, किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है। तो पहले सामान्य, यानी सामान्य का मतलब हो गया पहले हम नियम बताएंगे और फिर हम इसका उदाहरण देंगे, पहले हम रूल लेंगे और रूल से फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि पहले हम एब्स्ट्रैक्ट बताएंगे फिर हम कंक्रीट की तरफ जाएंगे। हम एक और चीज के लिए कह सकते हैं कि पहले हम अमूर्त बताएंगे और फिर इससे हम मूर्त की तरफ जाएंगे। तो यहां हमें स्पेसिफिकली क्या देखने को मिलता है, जब इस तरह से रीजनिंग की जाती है तो इसे कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग, इसे कहा जाता है निगमनात्मक तर्क, जहां पे हम पहले क्या लेके चलते हैं, निगमनात्मक तर्क में पहले हम लेके चलते हैं अमूर्त चीजें, पहले हम अब एब्स्ट्रैक्ट चीजें लेके चलते हैं और इस एब्स्ट्रैक्ट से हम जाते हैं कॉन्क्रीट की तरफ, इससे जाते हैं हम मूर्त की तरफ। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क, और इसके माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं, हम पहले सामान्य नियम बताते हैं और फिर इसके आधार पर हम उदाहरणों की प्रैक्टिस करवाते हैं, अलग अलग उदाहरण हम अभ्यास के रूप में देते हैं। इससे ठीक विपरीत हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे ठीक विपरीत हमें देखने को मिलता है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क, यानी वहां हम पहले कंक्रीट देंगे, वहां हम पहले विशिष्ट उदाहरण लेंगे और फिर उससे हम अमूर्त नियमों की तरफ चलेंगे या नियमों को बनवाएंगे। तो यहां जो हमें देखने को मिलता है इंडक्टिव आगमनात्मक है, उसमें हमें ठीक इससे विपरीत तर्कना देखने को मिलेगी, इससे ठीक रिवर्स हमें लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, पारगमनात्मक तर्क, जिसमें लॉजिक एब्सेंट होते हैं लेकिन हमें स्टार्ट और एंड पता होता है, ये जनरली हैबिचुएशन या लर्निंग से बनती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है। यहां पर हमें जो बच्चा जो अभी तक लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पा रहा, यानी जो प्याजे की स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है, अभी प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था में वो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, वहां पर बच्चा क्या करेगा, वहां पर बच्चा ट्रांसडक्टिव थिंकिंग ही करता है, क्योंकि उसके पास लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैपेसिटी ही नहीं होती, उसके पास तार्किक चिंतन के लिए अभी क्षमता ही नहीं होती जब बच्चा पूर्व संज्ञानात्मक स्तर पर होता है। तो ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, जैसे कि हमें इंट्यूशन में देखने को मिलता है, हमें कारण नहीं पता लेकिन हम कहते हैं कि यही सही होगा, हम कहते हैं ना हमें इंट्यूशन हो रही है, यही सही है। अब हम रीजन नहीं बता पाते लेकिन हम वहां पे रिजल्ट बता रहे होते हैं। तो रिजल्ट बताना, रीजनिंग ऐसी करना जहां हम लॉजिक नहीं दे सकें, लॉजिक नहीं सोचें, उसे हम ट्रांसडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। और फिर लास्टली हमारे पास हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहती है प्राकल्पनात्मक तर्कना, या फिर हम कहेंगे परिकल्पनातीत तर्कना। तो यहां पर हाइपोथेसिस में हम पहले एज्यूम करते हैं सॉल्यूशंस को और फिर उस सॉल्यूशन को एज्यूम करके हम जब प्रयोग करते हैं तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी हम फैक्टर्स को एनालाइज करके, विभिन्न कारकों का विश्लेषण करके फिर देखेंगे इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसको सोचकर हम पहले से परिणाम का एक खाका खींच लेते हैं। उस परिणाम के खाके को खींचने के लिए जो प्रक्रिया रहती है उसे परिकल्पना कहा जाता है। यानी हमने पहले से समाधान का अनुमान लगा लिया समस्या को देखकर। इसके लिए हमें कारक विश्लेषण करना पड़ेगा, फैक्टर एनालिसिस, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, हमें संश्लेषण करना पड़ेगा, हो सकता है हमें सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़े, समाधान का सृजन करना पड़े। तो उत्तर यहां पे हमें, क्योंकि पूछा गया है नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट या अमूर्त से मूर्त, तो रहा निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। What is the part of memory that stores information that one is not consciously aware of? Not consciously aware of, यानी आपसे किसी ने हाथ मिलाया, आपने सीधा हाथ बढ़ा दिया, क्यों सीधा हाथ बढ़ा दिया, क्या सोचा कि हमें सीधा हाथ बढ़ाना है किसी से हाथ मिलाने के लिए, या जब आप चलने के लिए शुरू करते हैं तो पहला कदम दाएं या पहला कदम बाएं क्यों रख देते हैं, ये सोचा हमने कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं रहते, जिनको हम सचेत रूप से चिंतन नहीं करते लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये स्टोर्ड है, ये सारी की सारी मेमोरीज कहलाती हैं इंप्लिसिट मेमोरी। और ये सारी की सारी किससे जुड़ी होती हैं, ये मोटर मेमोरीज होती हैं। ये हमारे पास कैसी होती हैं, ये मोटर मेमोरीज होती हैं, ये गामक स्मृतियां होती हैं।
ये गामक स्मृतियां होती हैं और इसी को हम फिर देखेंगे कि ये हमें देखने को मिलता है। वहीं पर जो हम विचारों को चिंतन करके सीखते हैं उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, स्पष्ट स्मृति कहा जाता है, जो हमारे थॉट बेस होते हैं, जो हमारे विचार आधारित यानी जिन्हें हम अधिगम करके सीखते हैं विचारों से। वहीं पर ड्यूअल मेमोरी की हम बात करें तो ड्यूअल मेमोरी किसी एक चीज के लिए जब हम इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरह की मेमोरी बना रहे होते हैं तो उसे ड्यूअल मेमोरी कहेंगे। जैसे खाना बनाना हम सीखते हैं तो खाना बनाने में पहले हमें इंग्रेडिएंट्स याद करने पड़ते हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट डलेगा इसमें, कौन सा नहीं डलेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्पष्ट स्मृति कहेंगे, एक्सप्लिसिट स्मृति कहेंगे। लेकिन उसमें कितनी देर के लिए कोई चीज पकनी है, उसका रंग पक के कैसा हो जाएगा, वो पकना स्मेल कैसी दिखेगी उसकी, उसमें सूंघ के लगेगा कि हाँ ये पक चुका है या नहीं पक चुका, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी है, एक इंप्लिसिट मेमोरी है। तो एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट दोनों बन गई मेमोरी, तो दोनों बन गई तो इसे हम ड्यूअल मेमोरी कहेंगे। वहीं पर कॉन्शियस मेमोरी हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। कॉन्शियस मेमोरी भी हम कॉन्शियसनेस में, लेकिन कॉन्शियसनेस हमारे पास 3 लेवल पर हमें देखने को मिलती है। वो हमें सेंसरी मेमोरी, फिर उसके बाद अगला हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक्सप्लिसिट और जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कॉन्शियस मेमोरी में आती है और साथ ही साथ हमारे पास सेंसरी मेमोरी भी उसमें आती है। संवेदी स्मृति, लघुकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति जो हमारी संवेदी सुगढ़ स्मृति है वो रहती है स्पष्ट स्मृति, वो हमें क्या किस में देखने को मिलती है, एक्सप्लिसिट में देखने को मिलती है। तो यहां पर उत्तर, क्योंकि हमसे अंतर्निहित पूछा गया है, मोटर मेमोरीज होती है, इंप्लिसिट मेमोरी होती है, उत्तर यहां तीसरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े सारे नए से कंसेप्ट यहां सुनने को मिले होंगे और जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे चीजों को सीखेंगे। आगे आप लोगों से अगले वीडियो में मैं और सारे क्वेश्चंस लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से अपेक्षा रहेगी निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करेंगे। अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।